एक बार फिर सबको राधे राधे। कल हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? फॉर फीचर ऑफ शेयर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में ही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है, आगे ठीक है, एक दो क्लास बाद फिर से हम एक और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले आज जरा हम लोग बात कर लिया जाए री इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया जाए उसके बाद हम लोग वापस एक बार रिवीजन के मोड में वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो आज जरा हेडिंग लिए री इशू ऑफ फॉर फीचर शेयर। ठीक है, क्या बात करने वाले हैं हम लोग? री इशू ऑफ फॉर फीचर शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। सर, री इशू का मतलब होता क्या है और इसमें क्या क्या कंडीशंस बन सकते हैं? ठीक है, री इशूड एट बार, री इशूड एट डिस्काउंट, री इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, मुस्कान एक बार वॉइस क्लियर कर लीजिए। मुस्कान, चलिए तो हम लोग बात करने वाले सर री इशू बेसिकली होता क्या है। सर ध्यान रखो कि हम लोग यहाँ पे शेयर इशू करने आए थे। शेयर इशू करने का बेसिक पर्पस क्या था, बेसिक मोटिव क्या था? कि सर फंड क्या करना, जनरेट करना मार्केट से। कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रही थी, कंपनी के पास स्टार्टिंग में पैसा नहीं था, यूज फंड नहीं था। तो कंपनी ने क्या बोला कि हम पैसा रेज करेंगे थ्रू किसके किसके थ्रू? इशू ऑफ शेयर या सेल ऑफ ओनरशिप कहा जाए। ठीक है, या तो हम ओनरशिप को बेच के पैसा क्रिएट करेंगे या उसी को हम दूसरे सेंस में कहें कि शेयर को इशू करके हम क्या करेंगे, पैसा क्रिएट करेंगे। भाई आप अकेले ओनर हो, आप दो लोगों ने मिलकर कंपनी को ओपन किया। ठीक है, आप दो लोगों ने मिलकर कंपनी को ओपन किया, आपको क्या चाहिए, पैसा। अब आपके पास पैसा है नहीं, तो या तो आप बैंक से लोन लो या और भी पार्टनर्स को जोड़ना शुरू करो। ठीक है, इनिशियल लेवल पे आप गए थे बैंक से लोन लेना, तो बैंक ने भी आपको बहुत ह्यूज फंड देने से मना कर दिया था, क्योंकि आपका प्लान बहुत बड़ा था। उसने बोला कि भैया लोन चाहिए तो आप मुझे क्या दो, मॉर्टगेज सिक्योरिटी दो। पर इनिशियल में आपके पास कोई, ठीक है, सिक्योरिटी था नहीं, क्योंकि अभी तो बिजनेस स्टार्ट ही हो रहा था, उसके पास एसेट्स था ही नहीं या बहुत लोअर था। तो आप बोले कि अब भैया देखो हमारे पास लोन लेने वाला ऑप्शन तो मार्केट में है नहीं। दूसरा, मार्केट में आप नए नए हो, लोन आपको जल्दी कोई देता भी नहीं है कि कंपनी चलेगा नहीं चलेगा, किसी को भरोसा नहीं है, तो नॉर्मली लोन भी आपको आसानी से नहीं मिलता है। ठीक है, तो फिर कंपनी क्या करती है, अपने ओनरशिप को सेल करना शुरू कर देती है, यानी अब नए नए ओनर बनाना शुरू करेगी। सेल करने का मतलब क्या है कि सर जैसे ही आप ओनरशिप सेल करते हो ना, आपका आपका अपना पावर कम होने लगता है। ओनरशिप को सेल करने का मतलब क्या है, आपका अपना पावर कम होने लगता है। आप नए नए पार्टनर्स को ऐड करने लगते हो। आपने पार्टनरशिप तो पढ़ा ही होगा, पहले दो लोग आए, फिर तीन चार पांच, ऐसे हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ते जाते हैं। और वो हर एक पर्सन क्या होते हैं, बिजनेस के ओनर होते हैं। और ओनर होंगे तो सीधी सी बात है, उनका भी रोल क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में होगा। डिसीजन मेकिंग में होगा तो सीधी सी बात है, आपका पावर बढ़ेगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले जहां पे आप अकेले या दो लोग मिलकर डिसीजन ले सकते थे, अब वहां पे 20 50 100 लोग मिलकर डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप जैसे जैसे फंड इन, ठीक है, रेज करने के लिए नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज करते गए, और आपने, ठीक है, आपको पता है पार्टनरशिप का मैक्सिमम लिमिटेशन कितना है, 50। आप जैसे ही 50 क्रॉस करोगे आपको प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप प्राइवेट कंपनी भी और 200 मेंबर से एक्सीड कर गए शेयर इशू करते करते, तो आप किस में कन्वर्ट हो जाओगे, पब्लिक कंपनी में। तो हम यहाँ पे नॉर्मली बेसिकली बात करें किसके बारे में, पब्लिक कंपनी के बारे में। तो आपने क्या किया था सर, शेयर इशू किया था। शेयर इशू किस लिए किया था, बार बार बोला है, फंड रेज करने के लिए, पैसे के लिए। बिजनेस आपका नहीं था, आपको बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए था, और पैसे आप कहाँ से ला रहे थे, शेयर को इशू करके। लेकिन यहीं पे हम लोगों ने देखा था कि सर शेयर्स के हाँ पूरा ठीक हो किताब काफी, ठीक है, शेयर्स में बहुत सारे शेयर होल्डर्स ऐसे थे, ठीक है, जिन्होंने पैसा नहीं दिया था, फेल कर गए थे। ठीक, कंपनी उनके ऊपर जब तक एक्शन नहीं लिया था तब तक वो पॉलिसी इन एरियर में दिख रहे थे एसेट्स के फॉर्म में।
लेकिन कंपनी ने बोला कि भैया देखो, अगर आपके ऊपर ऐसे ही छोड़ दिया जाए, एक्शन ना लिया जाए, तो आगे फ्यूचर में बहुत सारे शेयर होल्डर भी क्या करना शुरू कर देंगे, फेल करना शुरू कर देंगे। क्योंकि वो ओनर तो बन चुके होंगे, पर पेमेंट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कंपनी ने उन पे कौन सा एक्शन ले लिया था, फॉर फीचर का एक्शन। इसका मतलब आपके ओनरशिप को कैंसिल करना शुरू कर दिया था, और आपने जो पैसा ऑलरेडी पे कर रखा है वो भी आपका क्या कर दिया गया था, सीज कर दिया गया था, जब्त कर लिया गया था कंपनी के द्वारा। ठीक। ध्यान रखना कि जब कंपनी ने फॉरफीचर किया था, तो आपके पैसे जो ऑलरेडी आप पे कर चुके हो उसको क्या कर दिया था, ब्लॉक कर लिया था, सीज कर लिया था। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए बेनिफिट्स है या लॉस है? अगर मैंने आपको, ठीक है, 10 रुपए का शेयर आपसे परचेज किया, लेकिन केवल 6 रुपया दिया है, 4 रुपया मैं फेल कर गया हूँ, आपने मेरे शेयर भी छीन लिया और मेरे 6 रुपये भी रख लिए हैं, तो ये कंपनी के लिए फायदे वाली बात है या नुकसान वाली बात है? सर फायदे वाली बात है, सीधी सी बात है। लेकिन क्या कंपनी इससे बार बार प्रॉफिट जनरेट करेगी, या नॉर्मली कैजुअल बेसिस का ये प्रॉफिट है? सर ये हमारा रेगुलर प्रॉफिट तो है नहीं, क्योंकि रेगुलर प्रॉफिट कहाँ से आता है, रेगुलर बिजनेस से आता है। ये रेगुलर हमारा काम तो था नहीं। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है वो किस नेचर का है, जनरल नेचर का है या कैपिटल नेचर का है? कैपिटल नेचर का है, हम लोगों ने बात किया था। ठीक है सर, कैपिटल नेचर का होगा तो इस प्रॉफिट को हमें एक स्पेसिफिक गुल्लक में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और अभी तक ध्यान रखो कि जब हम लोगों ने फॉर फीचर किया था, जब तक हम लोगों ने फॉर फीचर किया था, तो उसको कहाँ पे रखा था, किस गुल्लक में रखा था, किस गुल्लक में रखा था, फॉर फीचर, ठीक है, रिजर्व में रखा था या फॉर फीचर अकाउंट में रखा था, इसी में तो रखा था हम लोगों ने गुल्लक बना के। ध्यान रखना, कंपनी के पास भले ही ये फायदा हो और भले ही ये कैपिटल नेचर का हो, भाई फायदा है तो हम उसका यूज फ्यूचर में कुछ ना कुछ काम के लिए करेंगे। सर कैपिटल नेचर के गुल्लक को हम लोगों ने ये भी बात किया था कि ये स्पेसिफिक नेचर का होता है, और स्पेसिफिक नेचर का होने का मतलब क्या है, ये स्पेशल यूज भी किया जाएगा। तो आखिर में इस गुल्लक का यूज क्या होगा? तो पहले बोला गया कि देखो भैया, अगर फॉर फीचर हुआ है, केवल फॉर फीचर हुआ है, उससे कंपनी को जो कुछ भी प्रॉफिट हुआ है, तो सबसे पहली बार वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, फॉर फीचर गुल्लक में ट्रांसफर होगा, यानी फॉर फीचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और अभी आप इस गुल्लक को टच भी नहीं कर पाओगे किसी भी काम के लिए। याद रखना, वैसे भी स्पेसिफिक है, तो किसी भी काम के लिए तो टच होगा नहीं। ठीक है। तो बोला गया कि क्या इसका कुछ भी कुछ कुछ तो यूज होगा, तो पहले बोला गया कि जब तक ये केवल फॉर फीचर है, सारा का सारा पैसा किस रिजर्व में ब्लॉक रहेगा, फॉर फीचर अकाउंट में ब्लॉक रहेगा। आप इस पैसे को तभी स्पेसिफिकली किसी भी स्पेशल पर्पज के लिए यूज कर पाओगे, जब तक कि वो सारे शेयर्स क्या ना हो जाए, रीइश्यू ना हो जाए। सर क्यों ऐसा है, रीइश्यू का हम चेहरा क्यों देखेंगे इस गुल्लक को यूज करने से पहले? इसलिए देखेंगे क्योंकि हमारे पास शेयर को रीइश्यू करने के ये तीन कंडीशंस, तीन ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने बात किया था कि सर फ्रेश शेयर्स केवल दो ही कंडीशन में इशू हो सकते हैं, या तो एट पार या तो एट प्रीमियम। कोई भी फ्रेश शेयर्स जो हम पब्लिक को सेल कर रहे हैं वो डिस्काउंट पे ऑफर नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखें मैंने क्या बोला, कोई भी फ्रेश शेयर्स जो हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, इसका मतलब पब्लिक के अलावा होगा तो मे भी डिस्काउंट आपको ऑफर हो सकता है। ध्यान रखें, हम किसके बारे में बात करें, जनरल पब्लिक। कि कोई भी शेयर्स अगर फ्रेश, ठीक है, ऑफर किया जा रहा है जनरल पब्लिक को, तो वो केवल दो ही कंडीशन पे इशू हो सकता है, एट पार और एट प्रीमियम। डिस्काउंट वाला कंडीशन तो हमारे पास था ही नहीं। और डिस्काउंट वाले में हम लोगों ने बोला था कि पब्लिक के अलावा अगर हम किसी और को, स्पेशल पर्सन को यूज कर रहे हैं, तो डिस्काउंट दिया जा सकता है। और वो स्पेशल पर्सन कौन थे, हमारे नॉर्मल एम्प्लॉय थे। स्वेट इक्विटी याद है, स्वेट इक्विटी हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारे दिन रात पसीना बहा रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको ओनरशिप का फील देने के लिए हम लोगों ने उनको शेयर दे दिया था, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या हैवी डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो उनको फ्रेश शेयर्स डिस्काउंट पे दिया जा सकता है। लेकिन जब भी जनरल पब्लिक की बात करेंगे तो एट पार और एट प्रीमियम। बात क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे मोटिव क्या था, मोटिव क्या था कि हम सर 10 रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं, कंपनी को कम से कम कितना रुपया मिल जाए, 10 रुपए का 10 रुपया मिल जाए। भाई ज्यादा ना मिले, ज्यादा मिलेगा तो वो तो प्रीमियम कंपनी के लिए अच्छी बात है, फायदा ही फायदा होगा। लेकिन कंपनी कम से कम क्या चाहेगी कि 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए हमें मिल जाए। ध्यान रखना, हम इसी ऑब्जेक्टिव को बार बार दिमाग में रखेंगे, रीइश्यू कंडीशन को समझना होगा कि कंपनी क्या चाहती है। कि हम 10 रुपए के शेयर को बेचना चाहते थे, तो हमें मार्केट से कितना रुपया रिसीव हो जाना चाहिए, नॉर्मली 10 रुपए रिसीव हो जाना चाहिए। अच्छा जरा बताओ ना, अभी मैंने बोला कि सर मैंने आपसे एक शेयर परचेज किया था, 10 का शेयर परचेज किया, लेकिन पेमेंट किया कितना किया था, केवल 6 रुपए। 4 रुपए आपका पेमेंट नहीं किया था, इसलिए आपने मेरे शेयर को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। जरा बताओ ना, जरा बताओ ना, एक शेयर पे आपको 10 में 6 रुपया ऑलरेडी मेरे से मिल चुका है, मिल चुका है। कितना नहीं मिला है, 4 रुपया नहीं मिला है। इसका मतलब जब आप इस शेयर को दोबारा मार्केट में बेचोगी ना,
तो आप कम से कम ये सोच के चलोगे कि मुझे कितना रुपया उससे क्रिएट करना है, 4 रुपए तो लेने ही लेने। यानी वो कबाड़ या जो सेकंड हैंड शेयर है उसको बेच के कम से कम मुझे कितना रेस करना ही होगा, 4 रुपए तो मिनिमम लेना ही होगा। हम उससे सस्ते में उसको बेचे ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब वो शेयर अभी भी कितने का रहेगा, 10 का। भाई शेयर कोई एसेट तो है नहीं कि डेप्रिसिएशन लगेगा। शेयर तो एक हमारा नॉर्मल ठीक है वैल्यू है कि भैया ओनरशिप चाहिए, 10 रुपए देना पड़ेगा। तो आपने मुझसे शेयर छीना, उसका भी वैल्यू अभी भी कितना है, 10 रुपए ही है। ठीक है, आप उसको मार्केट में दोबारा बेचने जाओगे। दोबारा बेचने का मतलब हम उसको री इशू करने जाएंगे। तो री इशू करने जाओगे तो जो नया शेयर होल्डर होगा उसको पैसा देना होगा, या आप जिसको भी सेल करोगे शेयर वो पैसा देगा आपको। आप उससे चाहो जितनी मर्जी चाहे पैसा ले सकते हो। 10 का है उससे 10 का ले लो, 10 रुपए ले लो। 10 का है 20 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, आपकी मर्जी। अगर वो पे कर रहा है और आप रिसीव कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप शेयर को डिस्काउंट में इशू करना शुरू किया, आपके शेयर नहीं बिक रहा है, तो आप डिस्काउंट ऑफर करना शुरू कर देते हो। फिर यहीं पे सेबी का या कंपनी लॉ का एक आपको सजेशन दिया जाता है कि ध्यान रखना, आप जो डिस्काउंट ऑफर करने जा रहे हो ना, तो एक बात दिमाग में गांठ बांध लेना, सर वैसे तो हम फ्रेश शेयर्स डिस्काउंट पे ऑफर कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम ठीक है उस शेयर्स को दोबारा इशू करने जा रहे हैं तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही दे पाएंगे जितना देने की हमारी कैपेबिलिटी होगी, या जितना हमने पुराने वाले शेयर होल्डर से पैसा ले रखा है। ठीक, अब इसी बात को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ₹10 का हमारा क्या था, पर शेयर था। ठीक है, ₹6 क्या था, ऑलरेडी क्या था, ऑलरेडी रिसीव हो चुका था। ठीक है, बोलो ना। तो आप जरा बताओ ना, जब आप इसको री इशू करोगे, जब री इशू करोगे तो सर जरा बताओगे आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना ऑफर कर सकते हो, मैक्स डिस्काउंट कितना ऑफर कर सकते हो। ठीक है, आप ही बताओ ना। मैंने बोला कि देखो आप मैक्सिमम डिस्काउंट अभी भी री इशू कितने पे करोगे, 10 रुपए पे बेचोगे। शेयर तो 10 रुपए का है, 10 रुपए में बेचोगे। लेकिन अगर 10 रुपए में नहीं बिक रहा है तो आप डिस्काउंट में ऑफर कर सकते हो, यहाँ पे आपको अलाउड किया गया है। क्यों अलाउड किया गया है, क्योंकि इस शेयर्स पे ऑलरेडी आपको कुछ ना पैसा मिला हुआ है, और आप उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो जितना आपको क्या हुआ है, ऑलरेडी रिसीव हुआ है। इसका मतलब 6 रुपया रिसीव हुआ है, तो सामने वाले को जब आप सेल करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी कितना दे सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट भी कितना दे सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट भी कितना दे सकते हो, 6 रुपए का। इसका मतलब नए वाले से आप चार्ज कितना करोगे, आप चार्ज कितना करोगे, चार्ज कितना करोगे सर, 10 में 6 डिस्काउंट दे दिया तो कम से कम कितना चार्ज करेंगे, 4 रुपए। और ध्यान से देखो, अभी मैंने थोड़ी देर जस्ट पहले बोला कि कंपनी क्या चाह के शेयर इशू कर रही है, कि 10 रुपए का शेयर है उसको कम से कम कितना मिल जाए, 10 रुपया मिल जाए, 10 से तो कम ना मिले। और देखो ना, 6 रुपया पुराने वाले शेयर होल्डर से मिल चुका है, और 4 रुपया किससे मिल चुका है, नए वाले शेयर होल्डर से। 6 और 4 मिलकर टोटल 10 रुपए का हो गया। इसका मतलब आपने मुझसे 6 रुपया लिया था और मेरे शेयर छीन लिया था 10 रुपए के, वही 10 रुपए का शेयर वापस किसी और को बेचा और उससे भी 4 रुपया ले लिया। तो उसका 4 रुपया और मेरा 6 रुपया मिलके कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। तो कंपनी याद रखना कि री इशू पे मैक्सिमम कितना डिस्काउंट ऑफर कर सकती है, मैक्स डिस्काउंट कितना ऑफर किया जा सकता है, अप टू अवेलेबल या ऑलरेडी रिसीव्ड अमाउंट तक। ठीक है, जो उस शेयर पे ऑलरेडी अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आप उतना ही ऑफर कर सकते हो। बात क्लियर है। ठीक, इसका मतलब सर हम जो अगर डिस्काउंट ऑफर करेंगे तो कंपनी को फायदा होगा या लॉस होगा। सर जब भी डिस्काउंट कोई भी ऑफर करता है उसको हमेशा क्या होता है, लॉस। अच्छा, इसीलिए बोला गया है, इसीलिए बोला गया कि सर लॉस होगा। ठीक है, शेयर कितने का चला गया, 10 रुपए का, पैसा कितना आया, केवल 4 रुपए, 6 रुपए का लॉस हुआ। तो बोला गया इस 6 रुपए के लॉस को कंपनसेट करने के लिए आप किसका यूज करोगे, इसी गुल्लक का यूज करोगे। बात क्लियर है। इसीलिए इस गुल्लक को अभी तक कहीं भी हम लोगों ने टच नहीं किया था। इसका मतलब फॉर फ्यूचर में जो पैसा हम ठीक है रिसीव कर लेते हैं, जो हमारा प्रॉफिट होता है वो उस गुल्लक में सिक्योर रहता है, सेव रहता है, और तब तक टच नहीं होता है जब तक कि उस शेयर को रीइशू न कर दिया जाए। हाँ, रीइशू करने के बाद अगर उसमें कुछ पैसा बच जाएगा तब हम उसका किसी स्पेशल पर्पज के लिए यूज किया जाएगा, उससे पहले इस गुल्लक को टच नहीं किया जा सकता है। इतनी बात क्लियर है, होप सो काफी आराम से चले, होप सो क्लियर होगा। ठीक चलिए, सर क्या होगा कि अगर वो डिस्काउंट पे ऑफर करे, पर डिस्काउंट
ठीक है, इससे कम हो तो क्या होगा? सर हमने नए वाले को शेयर बेचना शुरू कर दिया। अब जरा सुनो इधर, अब दो तीन बातें सुनते जाओ जरा। सर मैं एट पार और एट प्रीमियम की अभी बात नहीं कर रहा, अभी मैं सारा फोकस किस पे डाला हूँ? डिस्काउंट पे। कि सर जब हम री इशू करेंगे तो डिस्काउंट आपको अलाउड है, और डिस्काउंट मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है? जितना हम ऑलरेडी पुराने वाले शेयर होल्डर से रिसीव कर चुके हैं। 6 रुपया पुराने वाले से रिसीव किया तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी कितना दिया जा सकता है? नए वाले को 6 रुपया दिया जा सकता है। ठीक है, बस इतना दिमाग में रहे कि टोटल वैल्यू मिला के नए और पुराने वाले से मिला के शेयर का कितना रुपया आ जाना चाहिए? 10 रुपया आ जाना चाहिए। 6 रुपया ऐसे लिया है, 4 रुपया नए वाले से ले लो। कम से कम, कम से कम है, इसका मतलब अधिक से अधिक हम कुछ भी ले सकते हैं। सर अगर मैं कहूँ कि इसको मैंने 6 रुपए की जगह केवल, क्या मैं 7 रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर सकता हूँ? 7 रुपीज का डिस्काउंट ऑफर किया जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम लिमिट ही कितना है? जितना ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। तो सर 6 रुपए से तो आप एक पैसा भी एक्स्ट्रा ऑफर नहीं कर सकते हो डिस्काउंट। इसका मतलब क्या हम इससे बिलो ऑफर कर सकते हैं? हाँ। अगर मैं कहूँ कि सर मैं 5 रुपए का डिस्काउंट ऑफर करूं सामने वाले को कि ये लो यार 10 रुपए का शेयर है, तुम 5 रुपया कम दे दो, 5 रुपए में ले लो। तो आप जरा बताओ ना, नए वाले से हमको हमको कितना मिल जाएगा? नए वाले से हमें कितना मिल जाएगा? 5 रुपया। ठीक है, और पुराने वाले से कितना मिला हुआ है? 6 रुपया। टोटल कितना मिल गया? 11 रुपए। 1 रुपया ज्यादा मिल गया। 1 रुपया ज्यादा मिल गया। यही आपका क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट है। यही आपका क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट है। और अब उस, ठीक है, फॉरफीचर में से, इस फॉरफीचर में कितना रुपया होगा? 6 रुपया। हम उसमें से 5 रुपया इस लॉस में कंपनसेट कर देंगे जो डिस्काउंट की वजह से लॉस हुआ है, और 1 रुपया अभी भी वहां बच जाएगा। अब वही हमारा क्या होगा? रियल प्रॉफिट होगा। अब इस प्रॉफिट को हमें एक दूसरे गुल्लक में ट्रांसफर करना होगा, जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम क्या होगा? आफ्टर रीइशू इफ एनी बैलेंस रिमेन्स। तो इसको ट्रांसफर किया जाएगा कहाँ पे? कैपिटल रिजर्व में। कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है ना, तो कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक, बात क्लियर है? ठीक, तो इसका मतलब, अब बच्चे देखो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कितना रुपया इस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि सर पहले फॉरफीचर करेंगे, पैसा आएगा उसको जब्त किया जाएगा, और उसको वेट किया जाएगा जब तक कि वो शेयर री इशू ना हो जाए। री इशू होगा तो हमें चेक करना पड़ेगा कितना डिस्काउंट दिया, फिर उस डिस्काउंट को यहाँ से माइनस करो, और जो बच जाएगा उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। मैंने इसका एकदम शॉर्टकट ट्रिक आपके दिमाग में अभी बैठा दिया है कि आपको कुछ ना करना है, आपको केवल इतना चेक करना है कि सर हमें पुराने वाले से कितना मिला? 6 रुपया। नए वाले से कितना मिला? 5 रुपया। टोटल मिला 11 रुपया। आपको नॉर्मल कितना चाहिए? 10 रुपया। एक्स्ट्रा कितना मिला? 1 रुपया। वही 1 रुपया कहाँ पे चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। आप ओरली सारा ये, ठीक है, मतलब कैपिटल रिजर्व के अमाउंट को फाइंड आउट करोगे। आप अगर फेस किए होगे क्लास 12th में सबसे ज्यादा जो, ठीक है, री इशू के बाद आपसे एमसीक्यू पूछा गया होगा, तो वो पूछा गया होगा कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ होगा। बार बार ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, अब भी और आगे भी। और इसके लिए हमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, हमें केवल बस इतना चेक करना है कि एक शेयर को, ठीक है, हमने दो लोगों को बेचा है, एक पुराने वाले को और एक नए वाले को। हमें बस ये देख लेना कि टोटल कितना पैसा आया है। जितना भी फेस वैल्यू से ज्यादा आया होगा वो सब कुछ कहाँ पे चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। लेकिन बट थोड़ा सा एक छोटा सा कंडीशन और दिमाग में रखना होगा। सर अब जरा देखो, अगर मैं कहूँ इसी डिस्काउंट को मैं थोड़ा सा और कम कर दे जाऊं, सर क्या मैं डिस्काउंट 6 रुपए से ज्यादा दे सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैं इससे कम चाहूँ डिस्काउंट दे सकता हूँ। ठीक है, मैं नए वाले को बोझा ये देखो ये शेयर है, एक शेयर है, इसका वैल्यू कितना है? 10 रुपया। तुम ऐसा करो 8 रुपए दे दो, 2 रुपया डिस्काउंट तुमको दे दिया जा रहा है, तो आपको पेमेंट कितना किया? 8 रुपया। आपको पेमेंट कितना किया? 8 रुपया। आपने डिस्काउंट उसको कितना दिया? डिस्काउंट कितने का दिया? 2 रुपया। तो आप बताओ ना, आप बताओ ना, टोटल कितना रुपया आपको एक शेयर पे मिल गया? सर 8 रुपया नए वाले से, और पुराने वाले से तो हमने 6 ले ही चुका है। टोटल कितना मिल गया? 14 रुपए मिल गए, 14 रुपीज मिल गए। सर फेस वैल्यू से कितना हमें ज्यादा मिला? 4 रुपये ज्यादा मिला। वही 4 रुपीज कहाँ पे चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। अब वापस से चेक करते हैं क्या सच में 4 रुपया वो कैपिटल रिजर्व में जा रहा है या नहीं जा रहा है। आप बताओ, फॉर फीचर वाले गुल्लक में कौन सा पैसा जाता है? जो ऑलरेडी पुराने वाले शेयर होल्डर ने दे रखा होगा। पुराने वाले ने 6 रुपया दे रखा है, जब हमने इसके शेयर को जब्त किया तो गुल्लक में कितना चला गया? फॉर फीचर वाले गुल्लक में कितना चला गया? 6 रुपये चला गया। बोलो ना, 6 रुपये चला गया। नए वाले को हमने कितना डिस्काउंट दे दिया? केवल 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो 6 रुपए में से 2 रुपया माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? 4 रुपया।
शेयर रीइश्यू हो चुका है, तो जो बचा हुआ पैसा होगा वही कहाँ पे चला जाता है? कैपिटल रिजर्व में। तो आप चाहे जैसे भी जाओ, आपको आसानी से आंसर मिल जाएंगे। इतनी बात क्लियर? सर क्या हो कि अगर मैं नए वाले को बेचूं और बोलूं कि भैया ऐसा है कि आपको शेयर 10 रुपए का है और 10 रुपए में ही बेचूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा बताओ ना सर, नए वाले शेयर से कितना मिला, नए वाले होल्डर से कितना मिला? 10 रुपया। पुराने वाले से कितना मिल चुका है? 6 रुपया। टोटल कितना मिल गया? 16 रुपए। हमें कम से कम कितना चाहिए था? फेस वैल्यू 10 रुपया। ज्यादा कितना मिला? 6 रुपया। वही कहाँ पे चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। फिर से चेक करते हैं। सर हमने 10 का शेयर 10 में ही बेचा, तो क्या किसी तरह का कोई डिस्काउंट ऑफर हुआ? नहीं। तो जितना भी हमारा पैसा बचा था, क्या इसमें से एक भी रुपया माइनस होगा? नहीं। तो यानी 6 का 6 कहाँ पे चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। लेकिन अब जरा सुनो कि अगर मैं उस शेयर्स को, ठीक है, 12 रुपए में बेचूं, बोलो कि देखो 10 का शेयर है लेकिन मैं आपको कितने में सेल करूंगा? 12 में। क्योंकि भैया आप ही नहीं हो, मार्क लाइन में और भी बहुत सारे लोग हैं। लेना है तो 12 में लो, नहीं तो जाओ, मैं किसी और को दे दूंगा। ठीक है, इसका मतलब मैं फेस वैल्यू ले रहा हूँ या फेस वैल्यू से ज्यादा ले रहा हूँ? ज्यादा ले। सर जब तक मैं फेस वैल्यू से कम ले रहा था, हम किस कंडीशन में थे? डिस्काउंट। जैसे ही मैंने फेस वैल्यू लिया, हम किस पे चले गए? एट पार। और जैसे ही मैंने फेस वैल्यू से ज्यादा लेना शुरू कर दिया, वो फेस वैल्यू से ज्यादा क्या चला जाएगा? प्रीमियम। जैसे ही आप ज्यादा चार्ज करोगे ना फेस वैल्यू से, इसका मतलब सर आप जरा बताओ कि ये 12 रुपए ले रहे हो, उसने शेयर आपसे ले लिया 12 रुपए, मेरे को बोला कोई बात नहीं, बहुत डिमांड है, 10 का शेयर 12 में है, दे दो। तो आपको नए वाले शेयर होल्डर से कितना मिला? 12। पुराने ऑलरेडी कितना रिसीव हो चुका है? 6, 18। शेयर पे मिलना कितना चाहिए था? 10। कितना फायदा हुआ? 6 का। यहीं पे आपको रुकना है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना है कि सर हम शेयर को जितना भी उसके वैल्यू से ऊपर इशू करें, वो हर अमाउंट जो हम एक्स्ट्रा लेंगे, वो आपका कैपिटल नेचर का सॉरी कैपिटल रिजर्व का प्रॉफिट है या सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रॉफिट है? सर ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना। फेस वैल्यू से जब भी हम ज्यादा लेते हैं, तो क्या वो शेयर का वैल्यू होता है या प्रीमियम का पैसा होता है? प्रीमियम का पैसा। तो क्या उसको भी शेयर के साथ मर्ज कर दिया जाए? ना सर, वो अलग पैसा है। इसका मतलब अगर आप फेस वैल्यू से ज्यादा ऑफर करते हो, तो जितना भी ज्यादा ऑफर हुआ होगा, आप उसको इग्नोर करना कैपिटल रिजर्व का अमाउंट ढूंढने के लिए। ये इग्नोर करने का मतलब क्या है? ये तो कहाँ पे चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। आपको कितना वैल्यू ध्यान में रखना है कि सर हमने 10 का शेयर सोचा था, वो तो ज्यादा पे बिका, ज्यादा आ गया यानी प्रीमियम आ गया, लेकिन हमें पूरा शेयर का क्या हुआ? दाम मिल गया। 10 का शेयर 10 में आराम से बिक गया, उससे ज्यादा मिला वो प्रीमियम चला गया। इसका मतलब नए वाले शेयर होल्डर से मुझे कितना मिला? शेयर का पूरा 10 रुपया मिल गया। पुराने वाले से 6, 16 रुपया मिला। हाँ हाँ, है भी, ऐड भी है कई सारे। क्या हुआ, किसी को प्रॉब्लम हो रही है क्या? हमारी मुस्कान है, अंशिका है, कल्पना है, और सबको वॉइस जा रही। ठीक, तो इतनी बात क्लियर है। तो 10 रुपए यहाँ पे मिला। एक्सिस वैल्यू याद रहे हमेशा कहाँ पे चला जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम में। चाहे वो नया वाला हो पुराना वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फेस वैल्यू से ज्यादा सिक्योरिटी प्रीमियम, वो प्रीमियम में चला जाएगा। हमें बस ध्यान रखना है कि शेयर का पूरा 10 रुपया मिल गया और पुराने वाले से 6 रुपया, 16 रुपया। मिलना कितना था? 10 रुपया। 6 रुपया ज्यादा मिला, 6 रुपया कहाँ पे चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो यही हमें तीन कंडीशन ही ध्यान में रखने हैं जब शेयर क्या होगा? रीइश होगा। या तो एट पार पे होगा, ठीक, या तो डिस्काउंट पे, या तो प्रीमियम पे। आपको सबसे ज्यादा जो केस मिलने वाला है वो कौन सा मिलने वाला है? डिस्काउंट वाला। क्योंकि यहाँ पे ही आपको उस गुल्लक में से कुछ प्लस माइनस करना होगा और आपको बताना होगा कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो कंडीशन मिलते हैं वो डिस्काउंट से रिलेटेड मिलते हैं। बात क्लियर है? हाँ बोलिए। हाँ। हम्म। हम्म। तो वही तो हम बात अभी अभी मैं क्या बोला कि अभी एक नॉर्मल सिचुएशन लेके चलते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि शेयर को किस पे इशू किया गया था? प्रीमियम पे। ठीक है, उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर फेल भी किए थे, प्रीमियम भी फेल किए थे। उसी शेयर्स को हम क्या करेंगे? दोबारा रीइशू करेंगे। अभी मैं पहले आपको नॉर्मल वाला कंडीशन समझा दूं, फिर कल वाले क्वेश्चन पे वापस हम आएंगे। उसी शेयर्स को वापस से क्या किया जाएगा? रीइशू किया जाएगा। लेकिन याद रखना कि ये आप मत दिमाग में बैठा लेना कि सर अगर हमने फ्रेश शेयर्स को 14 रुपए पे ऑफर किया था, 4 रुपए प्रीमियम के साथ, तो रीइशू भी सेम कंडीशन पे होगा। रीइशू का कंडीशन बदल भी सकता है। ठीक है, और वही तीन कंडीशंस आपको लिया है कि कंपनी उसको दोबारा सेकेंड हैंड शेयर है, उसको चाहे तो एट पार पे, एट प्रीमियम पे, या डिस्काउंट पर भी ऑफर
कर सकती है। ठीक, नए वाले से प्रीमियम लिया और पेमेंट कर दिया तो अच्छी बात है, पैसा प्रीमियम में चला जाएगा। फेल कर जाएगा तो जैसे पुराने वाले का ट्रीटमेंट किया था वैसे इसका भी हजामत बना देना, नए वाले का भी। ठीक है, क्या कोई अलग स्पेशल ट्रीटमेंट होगा? नहीं, सेम ट्रीटमेंट। लेकिन उसने पेमेंट कर दिया, नॉर्मली हम ये मान, ठीक है, जब सेकेंड हैंड की एंट्री करते हैं, रीइश्यू की एंट्री करते हैं, तो हम क्वेश्चन में ये मान लेते हैं कि सारा पैसा आ गया, क्योंकि जब अगर फेल कर जाएगा तो फिर वही पुराने वाले कंडीशन अप्लाई हो जाएंगे, हम ऑलरेडी जिसको सीख चुके हैं। इसलिए हम ये नॉर्मली एज्यूम कर लेते हैं कि जब हम सेकेंड हैंड सेल करते हैं, ठीक है, तो वो सेल हो जा रहा है और उससे सारा पैसा भी एक बार में नॉर्मली ये मानते हुए रिसीव कर लिया जाता है। ठीक। हम्म। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आपने जब इनिशियली शेयर लाया था, लोगों में बहुत डिमांड था, ज्यादा डिमांड होने की वजह से शेयर किस में चला गया? प्रीमियम में। लेकिन जब शेयर सारे बिक गए, ठीक है, तो कुछ शेयर होल्डर ने फील किया यार इस कंपनी के शेयर को परचेज करके गलती कर दिया, शेयर कैंसिल हो नहीं रहा है, मार्केट में हम बेचने जा रहे हैं, कोई ले ही नहीं रहा है शेयर, उसने आगे का पैसा देना बंद कर दिया, फेल कर गया। आप उसके ऊपर क्या कर रहे? एक्शन ले लिया फॉरफीचर का, उसके शेयर को कैंसिल कर दिया। उसने भी सोचा था यार चलो एप्लीकेशन का केवल 2 रुपया गया है, बाकी पैसा तो नहीं जाएगा, क्योंकि इस कंपनी का शेयर लेना फायदेमंद नहीं लग रहा है, आगे पैसा दे देंगे, कहीं वो भी डूब गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। उसने पे ही नहीं किया, आपने उसके शेयर को क्या कर लिया? कैंसिल कर दिया, फॉरफीचर कर दिया। अब उस शेयर को आप दोबारा बेचने जा रहे हो, मार्केट में कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो क्या प्रीमियम चार्ज कर लोगे? नहीं। तो वो डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसा मार्केट में आ रहा है। सर ह्यूज डिमांड होगा, भर भर के लिया जाएगा प्रीमियम। डिमांड इक्वल है, फेस वैल्यू पे बेचा जाएगा। डिमांड कम है, मजबूरन डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा, लेकिन डिस्काउंट भी मैक्सिमम कितना ऑफर कर पाओगे? जितना आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो, उससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे पाओगे। आपने केवल 2 रुपया रिसीव किया था इस शेयर पे, तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी कितना दे पाओगे? 2 रुपया। यानी आपको शेयर को मिनिमम 8 रुपए में तो बेचना ही बेचना होगा, अदरवाइज अगर नहीं बिक रहा है तो आप उसको रीइशू नहीं कर पाओगे। बात क्लियर? हम्म। जरूरी है भाई, सीधी बताओ, कंपनी शेयर किस लिए लाई थी? कंपनी का क्या मेन प्रोडक्ट था या उसके थ्रू फंड रेज करना था? आपने फॉरफीचर क्यों किया? क्योंकि उसने टाइमली पैसा नहीं दिया था, आपका फंड कम पड़ गया था। तो फंड क्रिएट कर रहा है तभी तो हम शेयर इशू कर रहे हैं। तो अगर आप किसी शेयर होल्डर से शेयर छीन के लाए हैं, इसी उम्मीद से ना कि तुम पैसा नहीं दे रहे, हम किसी और को बेचेंगे ओनर से, वो हमें पैसा देगा, पैसे की जरूरत है, तो क्या कंपनी शेयर को रख के अचार डालेगी या इशू करेगी? नॉर्मली ये सीधी सी बात है, मार्केट में इशू करेगी। हाँ, अब सिचुएशन साथ नहीं देगा तो फिर उसको रोकना पड़ेगा। अब मैक्सिमम डिस्काउंट हम अवेलेबल अमाउंट से अधिक दे ही नहीं सकते हैं, और कोई उतरा भी नहीं दे रहा डिस्काउंट के बाद भी, तो क्या आप सेल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सेबी का साफ साफ गाइडलाइन है कि आप अवेलेबल अमाउंट से ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, 2 रुपया मिला था, ठीक है, 8 रुपए में आप शेयर बेचना चाह रहे थे, कोई 8 रुपए में भी नहीं ले रहा था, तो फिर आपको अपना रीइशू क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। ठीक। बाकी कंपनी हमेशा कोशिश करती है कि जितने भी शेयर्स उसने फॉरफीचर किया है उसको रखने से कोई मतलब है नहीं। बैंक वाले गाड़ी खींच के लेके चले जाते हैं, पैसा नहीं देते हो, तो क्या वो गाड़ी रख के सड़ाने का कोई मतलब होगा, या उसको जल्दी से जल्दी बेच दिया जाए ताकि अमाउंट ज्यादा से ज्यादा रिकवरी हो सके? रख के सड़ाने का कोई मतलब होगा? नहीं। बस वही बात है। ठीक। चलो एंट्री क्या होगा जरा इसके बारे में बात किया जाए। तो सर इसी के एंट्री के बारे में बात कर लेते हैं जरा। सर अगर हम जब इशू करेंगे तो सबसे पहली बात सीधी बात है, हमारे पास क्या होगा? बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक। मैं एक एक कंडीशन को लेता जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने क्या बोला था, फिर से आपको रिवाइज कर दूं कि सर हमने मार्केट में शेयर इशू किया था 10 रुपए का, एक ही शेयर हम लेके चल रहे थे, ठीक है। ये पुराने मिस्टर, एक शेयर होल्डर थे मिस्टर एच डी, जिन्होंने ऑलरेडी केवल कितना पे किया था? 6 रुपया, और वो 4 रुपए से क्या कर गए थे? फेल कर गए थे। कंपनी ने इसी वजह से उनके ऊपर एक्शन क्या ले लिया था? फॉरफीचर का। कंपनी ने इनके शेयर को वापस क्या कर दिया था? कैंसिल कर दिया था, फॉरफिट कर दिया था, फॉरफिट कर दिया था। और बाद में उसी शेयर को वो कंपनी क्या कर रही थी? री इशू कर रही थी, जिसका फेस वैल्यू कितना है? सर फेस वैल्यू तो शेयर का अभी भी 10 रुपए रहेगा। सर ये कोई एसेट तो है नहीं कि सेकंड हैंड हो गया तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा, नहीं, शेयर एक ओनरशिप टाइटल है, और ओनरशिप टाइटल तो डेप्रिसिएट होगा नहीं। तो अभी भी बोला गया कि ये इशू करने का शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। अब कंपनी इसको कितने में बेचती है? आइए अलग अलग एंट्री पास कर लेते हैं। हमने सपोज किया कि सर कंपनी अगर उसको, ठीक है, कितने रुपए पे इशू कर रही है? 4 रुपए। याद रहे 6 रुपया रिसीव हुआ है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी कंपनी कितना ऑफर कर सकती है? 6 रुपया।
तो कम से कम उसको 10 के शेयर 6 रुपए डिस्काउंट देने के बाद कम से कम कितना लेना होगा, 4 रुपए तो लेने ही लेने होंगे। बात क्लियर है? सर बैंक अकाउंट आएगा, कितने रुपए आ जाएंगे? सर 4 रुपए तो आएंगे ही आएंगे अगर मैं पहले कंडीशन के बारे में बात करूं, ठीक है। लेकिन जरा बताओ ना, ओनरशिप हमें कितने का देना पड़ेगा? ओनरशिप देना कितने का देना पड़ेगा? शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हो जाएगा? सर पूरे 10 रुपए से। शेयर तो हम पूरे 10 रुपए का दे रहे हैं, ओनरशिप तो हम पूरे 10 का दे रहे हैं। नहीं बिक रहा था तो मैंने बोला यार लाओ 4 रुपया, ले जाओ 10 का शेयर। तो सर हमने ओनरशिप तो दिया पूरे 10 रुपए का, लेकिन बैंक में पैसा आया कितना, 4 रुपए। सर 6 रुपए का लॉस हो गया। उस 6 रुपए के लॉस को हम कहाँ से कवर अप करेंगे? सर इसी फॉरफीचर वाले प्रॉफिट से। और इसीलिए बोला गया था कि जब भी पैसा जब्त करोगे तो वो उसी गुल्लक में तब तक रहेगा जब तक कि वो शेयर रीइश्यू ना हो जाए, ठीक। क्यों? ताकि रीइश्यू करते समय कोई भी लॉस हो उसको कहाँ से कंपनसेट किया जाएगा, फॉरफीचर वाले गुल्लक से, ठीक है। आपने जमीन बेचा, प्रॉफिट हुआ, आप दूसरा जमीन खरीदना चाहते हो तो उस प्रॉफिट को नॉर्मली तब तक यूज नहीं कर देते हो जब तक कि दूसरा जमीन न खरीद लिया जाए, क्योंकि आपको भी लगता है दूसरा जमीन थोड़ा सा महंगा पड़ा तो ये प्रॉफिट का पैसा उसमें यूज हो जाएगा, ठीक है। यूज कर लोगे, पता चलेगा जमीन महंगा हो गया, भीख मांगना पड़ेगा। इसीलिए नॉर्मली अगर आप कोई फायदा कमाते हो और वही काम दोबारा करना होता है तो आप फायदे को नॉर्मली तब तक यूज नहीं करते हो जब तक कि वो काम हो ना जाए। आप मोबाइल बेच दिए अपना सेकंड हैंड, आपको एक नया मोबाइल लेना था, सर मोबाइल से पैसा आया, आप क्या पैसा उड़ा देते हो या उसको सेव करके रखते हो कि चलो पापा से पैसा लेंगे, ये वाला पे पैसा मिला देंगे, एक नया अच्छा मोबाइल लेंगे। हाँ, उसके बाद अगर पैसा बच गया तो उसको पार्टी कर लेंगे। लेकिन पहले ही पार्टी कर लिया जाए और फिर पापा से पैसा लिया जाए और वापस से पैसा कम पड़ जाएगा तो फिर माथा पीटना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा। तो बस उतना ही कॉन्सेप्ट है कि शेयर को हम लोग, इस पैसे को तब तक यूज नहीं किया जाएगा जब तक कि शेयर रीइश्यू ना हो जाए। सर 4 रुपए 6 रुपए का लॉस हो रहा है तो उस 6 रुपए के लॉस को कहाँ से कवर अप करेंगे? फॉर फीचर अकाउंट से। ध्यान रखना उस समय वो प्रॉफिट था, ठीक है, हमने गुल्लक में ट्रांसफर किया था, गुल्लक क्रेडिट हो गया था। आज उस गुल्लक से 6 रुपए हमने कवर अप कर लिया, निकाल लिया, तो फॉरफीचर गुल्लक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बात क्लियर है? सर अगर वही एंट्री हमारी सेकंड वाली होती कि 10 का शेयर अगर हम लोग, ठीक है, 8 रुपए में इशू करते, 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में इशू करते, तो सर पैसा कितना आता? पैसा कितना आता? 8 में इशू कर रहे हैं सर, 8 में इशू आता, ठीक है, लेकिन ओनरशिप कितने का चला जाता? ओन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने का चला जाता सर? पूरे 10 रुपए का। 2 रुपए का लॉस हो गया, तो 2 रुपए का लॉस को हम कहाँ से कवर करेंगे? तो यहाँ पे क्या एंट्री होगा, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से? 2 रुपए से। लेकिन सर यहाँ पे एक और एंट्री करना पड़ेगा, एक और एंट्री करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर अभी भी गुल्लक में 4 रुपए बच गए हैं। पुराने वाले से कितना लिया था, 6 रुपया। यहाँ पे पूरा का पूरा 6 रुपया यहाँ पे लॉस कवर अप कर लिया गया था, तो इस गुल्लक में एक भी रुपया नहीं बचा था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि सर 10 का शेयर 8 में बेचा है, 2 रुपए का ही लॉस हुआ है। हमने इस 6 रुपए में से बोला कि 2 रुपया कवर अप हो जाओ, तो अभी भी यहाँ पे कितना पैसा बच गया होगा, 4 रुपए। और वही हमने यहाँ पे लिखा है कि फॉरफीचर शेयर, ठीक है, आफ्टर रीइश्यू इफ एनी बैलेंस रिमेन्स, तो वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल में। इसका मतलब अभी भी फॉरफीचर में क्रेडिट में कितना दिख रहा होगा, 4 रुपए दिख रहा होगा। 6 रुपया क्रेडिट था, 2 रुपया डेबिट हो गया, तो अभी भी 4 रुपए क्रेडिट में दिख रहा होगा। अब हमें फॉरफीचर को ट्रांसफर करना होगा कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। तो फॉरफीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। 6 रुपए में से 2 रुपया डिस्काउंट माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 4 रुपया। बात क्लियर है? और कहाँ पे चला जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा 4 रुपया, ठीक। अब आपके लिए छोटा सा होमवर्क कि सर इस फॉरफीचर वाले, ठीक है, प्रॉफिट से जो हम लोगों ने कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। आपका एक छोटा सा होमवर्क है कि इस फॉरफीचर वाले प्रॉफिट से जो हमने पैसा ट्रांसफर किया है कैपिटल रिजर्व में, इस प्रॉफिट का कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। एक छोटा सा होमवर्क कल के लिए रहेगा। और मुझे प्लीज होमवर्क आप लोग एक बार बता दिया करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके अगले टॉपिक से कनेक्टेड होते हैं। मैं भूल जाता हूँ पूछना, लेकिन आप लोग खुद एक बार बता दिया करो कि हाँ आपने ये पूछा था, इसका जवाब ये है। और मुझे कई बार नहीं आता, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, तो इसलिए आप बता दिया करो। हाँ, इस बात को अगर कोई भी मजाक में ले रहा होगा कि नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो भैया मेरी भी उम्र हो रही है, आपको भी पता चल चुका है, हम भूल जाते हैं। इसका मतलब अब मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक, नहीं झूठ नहीं बोलते हैं। वो अलग बात है कि ये भी बात मैं झूठ बोल ही रहा हूँ,
कॉन्फिडेंस के साथ, पर मैं झूठ नहीं बोलता। इतनी बात क्लियर है। क्या होगा कि अगर मैं वही शेयर 10 का शेयर 10 में इश्यू कर दूं, यानी क्या अब ये डिस्काउंट पे जा रहा है या एट पार वाले कंडीशन में चला गया? सर 10 का शेयर जब तक 10 से कम में बेच रहे थे वो डिस्काउंट में था, ये 4 रुपया 5 रुपया 8 रुपया क्या था, डिस्काउंट वाला कंडीशन। लेकिन जैसे ही मैंने 10 का शेयर 10 में से बेचना शुरू कर दिया, ये किस कंडीशन में चला गया? एट पार वाले में। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो एट डिस्काउंट वाला ये कंडीशन था। अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? एट पार वाला सिचुएशन करने जा रहे हैं। सर जरा बताओ ना, 10 रुपए का शेयर 10 में बिक गया तो पैसा कितना आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? सर पूरा 10 रुपए आ गया है। बल्ले बल्ले है, पूरा 10 रुपए आ गया। और टू ओनरशिप कितने का दिया जाएगा? सर ओनरशिप तो हम मैक्सिमम दे भी कितना सकते हैं? 10 रुपया, क्योंकि शेयर ही कितने रुपए का है? 10 रुपया, उससे ज्यादा तो ओनरशिप नहीं दे सकते। 10 की जगह मैं 20 50 क्यों नहीं ले लूं? मैं ओनरशिप कितने का दे पाऊंगा? 10 का है, 10 ही दे पाऊंगा। बाकी जो एक्स्ट्रा लूंगा वो किस में चला जाएगा? प्रीमियम में। सर क्या यहाँ पे एक भी रुपए का लॉस हुआ है? सर 10 का शेयर था, 10 में भी का एक भी रुपए का लॉस नहीं हुआ है। तो ये 6 रुपए तो बच गया होगा ना। इस पूरे 6 रुपए को हमें ट्रांसफर कहाँ पे करना होगा? कहाँ पे ट्रांसफर करना होगा? कैपिटल लेजर में। तो फॉर फ्यूचर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट कितने रुपए से? 6 रुपए से। और कहाँ पे चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में पूरे 6 रुपए चले जाएंगे। बात क्लियर? अब लास्ट कंडीशन एट प्रीमियम वाला देख लो। सर ये 6 का शेयर अगर 12 में इशू कर दिया जाए, सॉरी माफ करना, ये 10 का शेयर कितने में इशू कर दिया जाए? 12 रुपए में। तो सर यहाँ पे चौथा कंडीशन डाल दो। ठीक है, कौन सा? एट प्रीमियम। ठीक। सर एंट्री क्या होगा? 10 का शेयर मैंने कितने में बेच डाला? 12 रुपए में। एंट्री क्या बन जाएगा? एंट्री क्या बन जाएगा? सर बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से? 12 रुपए से। ठीक। लेकिन जरा बताओ ना, ओनरशिप हम कितने का दे पाएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का दे पाएंगे? सर ओनरशिप तो आपको मैक्सिमम 10 रुपए का दे पाएंगे। और ये जो 2 रुपया एक्स्ट्रा लिया है वो किस में चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा 2 रुपए का। यानी ओनरशिप आपको मैक्सिमम कितने का दिया जाएगा? जितने का शेयर होगा। 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपया भैया ओनर पाओगे। आप एक्स्ट्रा जितना पे कर दो वो आप अपने फायदे के लिए पे कर रहे हो। ठीक है। 10 लाख की जमीन आप 12 लाख में लो या 2 लाख करोड़ में लो, ये आपकी मर्जी। आप जो भी एक्स्ट्रा पे कर रहे हो कुछ ना कुछ फायदा होगा, तभी तो आप पे कर रहे हो। ठीक। सर यहाँ पे भी तो हमें ट्रांसफर करना होगा। कौन से पैसे को? जो फॉर फीचर पे ऑलरेडी पुराने वाले से रिसीव किया जा चुका था, वो अभी कहाँ वेट कर रहा है? फॉर फीचर वाले गुल्लक में। अब ये शेयर इशू हो गया, हमें उसको कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा? कैपिटल रिजर्व में। सर एक भी रुपए का लॉस नहीं हुआ है, तो फॉर फ्यूचर अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा? पूरे 6 रुपए से। और टू कहाँ पे चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा पूरे कितने से? 6 रुपए से। बात क्लियर है? पक्का? अगर सर यही 10 का शेयर में, ठीक है, 15 में इशू करता तब क्या एंट्री बनता? कुछ नहीं सर, यहाँ पे 15 रुपए आ जाता है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, और पूरा का पूरा 6 रुपया बच गया है, तो 6 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक। कहीं कोई दिक्कत? इतनी बातें दिमाग में बैठ गई। ये रीइशू का एक बेसिक कंडीशन था। ठीक। अब जरा बात करते हैं कुछ एडवांस कंडीशंस जो आपके काम का है। वैसे भी ये सारी चीजें अभी जो भी हम बातें कर रहे हैं सब 12th का ही सब्जेक्ट है। ठीक। अभी मैं कुछ भी ग्रेजुएशन लेवल पे हम लोग बात ही नहीं किए हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी इतना ही है आपका। इतनी बातें क्लियर है? अभी तक में कहीं कोई डाउट? ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन एक बार जरा आप लोगों का रिस्पांस ले लिया जाए फिर। मुस्कान, कल्पना, अमृता और अंशिका, 1 मिनट के अंदर आप अपना जरा रिस्पांस सेंड करिए। चलिए, तो ये सब हमारी नॉर्मल सी बातें थी। ठीक है, जहाँ पे शेयर्स को कैसे री इशू करना है और कैसे फॉरफीचर वाले गुल्लक को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक। एक मुझे छोटा सा वर्ड याद आ रहा है, आकांक्षा जरा बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल, जिसपे हम लोगों ने ऑलरेडी बात भी किया है, होमवर्क भी आपने किया है, आप लोगों ने बताया भी था। तो क्या डिफरेंस है कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में? प्रॉफिट के अगेंस्ट नहीं बनता है, प्रॉफिट के थ्रू बनता है। ठीक, चलो हाँ ठीक है। कौन से प्रॉफिट के थ्रू? ये तो बताओ, यही तो मेन है।
बिजनेस के अलावा बिजनेस वाले प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या जनरल प्रॉफिट बनता है, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ठीक है, या इरेगुलर प्रॉफिट बोल सकते हैं, ठीक है। और वो तो डिमांड की बात करी है, कौन सा पैसा उसमें जाता है, अनकॉल्ड पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, बस इतना बोलना था। जो शेयर का अनकॉल्ड पोर्शन है वही कहाँ पे चला जाता है, रिजर्व कैपिटल, यानी रिजर्व में रखा है किस चीज को, कैपिटल को। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है, जब कैपिटल एसेट्स को सोल्ड कर दिया जाए या नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नॉर्मली क्रिएट हो जाए, ठीक है, नॉर्मली ये प्रॉफिट जनरेट होता है आपके सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट्स से, ठीक है। जब आप कोई अपना एसेट्स वगैरह सेल कर देते हो प्रॉफिट क्रिएट होता है, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, यही आपका कहाँ पे चला जाता है, कैपिटल रिजर्व में, ठीक। चलो अब जरा एडवांस, चलो थैंक यू ऑनलाइन सबका, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब आगे जरा बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या और एक्स्ट्रा कंडीशन हो सकते हैं। अब देखो आपको जो सवाल आएंगे ना वो ये वाले सवाल नहीं आएंगे, ठीक। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अब एडवांस कंडीशन में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ये एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट तीनों कंडीशन क्लियर है आप सबको। चलिए अब मैं यहाँ पे थोड़े से कुछ शेयर का ग्रुप ले लूँ। सपोज मैं यहाँ पे ले लूँ, मेरे पास टोटल कितने शेयर थे, 100 शेयर थे, कितने शेयर थे, 100 शेयर, ठीक है। और जिसपे मैंने पे कर रखा है कितना, ₹6 पर शेयर, इसका फेस वैल्यू कितना था, ₹10 पर शेयर। मैं अभी एट पार वाले सिचुएशन लेके चल रहा हूँ, कौन सा, एट पार वाला सिचुएशन, यानी 10 का शेयर 10 में इशू किया गया था, ठीक। मैंने ऑलरेडी कितना पे कर रखा है, 100 शेयर है, ₹10 के हिसाब से, लेकिन मैंने ऑलरेडी पे कर रखा है यहाँ पे, ऑलरेडी पे कितना रुपए का रखा है, ₹6 पर शेयर। तो जरा बताओगे मुझसे डिमांड कितना किया गया होगा, 100 शेयर पे ₹10 के हिसाब से ₹1000 मांगा गया होगा, ठीक है। कितने रुपए मांगा गया होगा, ₹1000 क्या किया गया होगा, ड्यू किया गया होगा। पर मैंने पे ओनली कितना किया है, ₹6 इंटू 100 शेयर्स, कितना पे किया है, ₹600, यही तो है। 1000 मांगा गया है लेकिन मैंने पेमेंट कितना किया है, ₹6 के हिसाब से 600 पेमेंट किया है, ₹4 के हिसाब से मैं क्या कर चुका हूँ, फेल कर गया हूँ, एंड फेल्स टू पे बैलेंस अमाउंट, ठीक है। ₹4 मैं क्या कर चुका हूँ, फेल कर चुका हूँ। कंपनी ने क्या कर लिया, मेरे ऊपर फॉर फीचर का एक्शन लिया और मेरे सारे शेयर को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और मेरे ₹600 को पूरा क्या कर लिया, जब्त कर लिया गया। इतनी सी बात है। सर वहां पे एक शेयर था तो ₹6, यहाँ पे 100 शेयर है तो 600, है तो वही वाला पुराना कंडीशन, ठीक है। तो कंपनी के फॉर फीचर वाले रिजर्व में कितना पैसा आ चुका होगा, पूरे ₹600 या ₹6 पर शेयर आ चुके होंगे। ध्यान रखना है यहाँ पे मैं दो वर्ड बोल रहा हूँ, दोनों वर्ड आपके आगे काम आने वाला है, ₹6 पर शेयर और टोटल में कितना, 600 शेयर रुपए आ चुके हैं, ठीक है। चलो बोला गया कि कंपनी इसको क्या करने जा रही है, कंपनी इसको क्या करने जा रही है, ठीक है। आफ्टर फॉर फीचर कंपनी इसको क्या करने जा रही है, ठीक है, इसको क्या करने जा रही है, री इशू करने जा रही है, ठीक है। लेकिन ओनली ओनली 80 शेयर्स, कितने शेयर्स इशू करने जा रही है, कितने शेयर्स इशू करने जा रही है, 80, 80 शेयर्स इशू करने जा रही है, ठीक है। 20 शेयर्स अब इशू करने नहीं जा रही है, ठीक। अब जरा बताओ इस गुल्लक में टोटल कितने रुपए का प्रॉफिट है, इस गुल्लक में ₹6 पर शेयर, और टोटल में कितना है, टोटल में कितना है, ₹600 प्रॉफिट है, ठीक। इतनी बात है। अब जरा बताओ हम कितने शेयर इशू करने जा रहे हैं, 80 शेयर्स इशू करने जा रहे हैं, ठीक है। हम इसको किसी भी कंडीशन पे इशू कर सकते हैं, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। सर पार होगा तो हमें इस गुल्लक से कोई मतलब ही नहीं होगा क्योंकि पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा, कोई भी लॉस नहीं होगा। तो सर सारा का सारा पैसा कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। सर अगर प्रीमियम पे ले लिया तो भी हमारा शेयर का पूरा पैसा मिल जाता है, बल्कि ज्यादा ही मिलता है। तो सर कोई भी लॉस नहीं होगा, फिर से पूरा का पूरा ₹600 कहाँ पे चला जाएगा, गुल्लक में चला जाएगा। सर हमें सोचना कहाँ पे है, डिस्काउंट वाले कंडीशन में। और फिर ये सबसे ज्यादा टॉपिक यहाँ से बनते हैं कि अगर शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर दिया गया तो क्या होगा, सर लॉस होगा। पहला कंडीशन, अगर डिस्काउंट पे इशू किया लॉस होगा,
ठीक। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है? मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है? 600 रुपए का। बिल्कुल सही जवाब है, 600 रुपए। अगर आपने बोला तो गलत बोल दिया। कितने डिस्काउंट दिया सकते हैं? 6 रुपए पर शेयर आपको यहाँ बोलना है। ठीक। ये 600 रुपया पूरे कितने शेयर्स के अगेंस्ट अवेलेबल है? पूरे 100 शेयर्स के अगेंस्ट अवेलेबल है। लेकिन हम इशू कितने करने जा रहे हैं? केवल 80 शेयर्स। एक शेयर पे कितने रुपए का प्रॉफिट? 6 रुपए का। तो 80 शेयर्स के अगेंस्ट कितने रुपए का प्रॉफिट अवेलेबल होगा? 8 80 × 6 480 रुपए अवेलेबल होगा, न कि पूरे 600 शेयर्स। बात क्लियर है? इसीलिए मैं बोला था कि हम पर शेयर और टोटल दोनों अमाउंट बोलेंगे। आप ही को समझना होगा कि हम किसको आगे दिमाग में रखें। इसका मतलब सर पर शेयर पे 6 रुपए अवेलेबल है, अब हम जितना शेयर इशू कर लें, ठीक है, और जितना मर्जी डिस्काउंट दीजिए। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना ऑफर हो सकता है? मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर कितना ऑफर हो सकता है? 6 रुपया। ठीक। अब आप जितना शेयर इशू करना है कर लो। ठीक। कोई तो पिटाने वाला काम कर रहा है। इतनी बात क्लियर है? चलो अब जरा बात करते हैं कि सर अगर ये 80 शेयर्स इशू किया जाएगा, 80 शेयर्स इशू किए जाएंगे, ठीक, तो या तो एट पार या तो एट प्रीमियम। उस कंडीशन पे हमें इग्नोर करना है, हमें किस पे चलना है? डिस्काउंट पे। कि सर डिस्काउंट पे इशू हुआ तो क्या किया जाएगा? ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि कोई तो दांत खाने वाला काम कर रहा है। फिलहाल उधर आ जाओ। तो सर आखिर में इसको कैसे किया जाएगा, जरा बताओ। यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री क्या हो जाएगा? सर ये डिस्काउंट वाला ही कंडीशन था ना, इसी में एंट्री करके आओ, देख लेते हैं एक जगह पे। या यहाँ पे एक एंट्री कर दिया जाए, चलो एक यहाँ पे एंट्री कर दिया जाए, एक यहाँ पे फ्रेश एंट्री कर दिया जाए। जरा बताओ, अगर मैं 80 शेयर इशू करूंगा तो सर पैसा कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा कितने शेयर पे? 80 रुपए पे, 80 शेयर पे। कितने पे इशू किया जाए? एट द रेट कितने पे इशू किया जाए? आप ही बताओ, कितने रुपए पे डिस्काउंट पे कितना इशू किया जाए? बताओ कोई। 6 रुपए पे। चलो इन्होंने बोला सर @6। ठीक है, और यहाँ पे लिखना फुल्ली पेड। ये वर्ड जरा हाईलाइट कर लेना। ये जो फुल्ली पेड मैंने लिख रखा है ना, इसको हाईलाइट कर लेना, बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, क्या वर्ड है इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। फिलहाल हमने क्या बोला कि देखो 80 शेयर हम टोटल कितना छीन के लाए थे? 100 शेयर्स। आप उसमें से इशू कितना करने जा रहे हैं? और इशू कितना करने जा रहा है? 80 शेयर्स। और वो भी कितने रुपए पे? 6 रुपए पर शेयर पे। सर इस फुल्ली पेड का मतलब क्या होता है? हमने नए वाले जिस पर्सन को हम बेचने जा रहे हैं ना, मैंने बोला ये लो, मेरे पास 100 शेयर्स है। उसने बोला हमें 80 चाहिए। मैंने बोला ठीक है 80 ले लो। उसने बोला हम पूरा 10 रुपया नहीं देंगे। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम 6 रुपया ले लो। सॉरी क्या करो, 6 रुपया दे दो। हम मान लेंगे कि तुमने क्या कर लिया है? फुल्ली पेड कर दिया है। इसका मतलब हम आपको शेयर कितने रुपए का दे रहे हैं? 10 रुपए का। ले कितना रहे हैं? 6 रुपया। यही मानते हुए कि हमें आपसे अब आगे 4 रुपया लेना होगा या नहीं लेना होगा? नहीं लेना होगा। इसका मतलब आप 6 रुपया दे दो, हम मान लेंगे कि ये शेयर क्या हो चुका है? फुल्ली पेड हो चुका है। अगर ये कंडीशन न रहे तो बाद में आपको 4 रुपए पेमेंट करने पड़ जाएंगे। मैंने ये तो नहीं बोला था कि 4 रुपए में आपको डिस्काउंट दे दूंगा। मैंने बोला ठीक है 6 रुपया दे दो अभी। तो ये थोड़ी ना बोल दिया कि 4 रुपया मैं छोड़ दिया। अभी दे दो बोला था ना, इसका मतलब बाद में आपको 4 रुपया देना पड़ेगा। अगर सामने वाले से आप ऐसा झगड़ा ले जाते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि ये बैलेंस अमाउंट है या फुल्ली पेड हो चुका है। तो क्वेश्चन में अगर ये फुल्ली पेड लिख रखा है, इसका मतलब क्या है कि 6 रुपया ले लिया और आपने मान लिया कि सामने वाले ने कितना पेमेंट कर दिया? पूरा 10 रुपया पेमेंट कर दिया। आया 6 रुपया, लेकिन हम कितना मान लेंगे? 10 रुपया, और तभी बोलेंगे 4 रुपया हमने उसको क्या दे दिया? डिस्काउंट ऑफर कर दिया। बात क्लियर है? अगर हम 6 रुपए का शेयर बोल दे और बोले कि अभी फुल्ली पेड नहीं है, तो क्या 4 रुपया डिस्काउंट दे दिया? नहीं, फिर तो डिस्काउंट वाला कंडीशन ही नहीं हुआ। बात क्लियर है? तो ये फुल्ली पेड का यहाँ पे हिंट होगा। ठीक। अब जरा बताइए कि सर इसको कैसे किया जाएगा। तो सर बैंक अकाउंट डेबिट होगा, 80 शेयर पे कितना कितना हम हमारा था? 6 रुपया। तो कितना हो जाएगा? 480। नहीं, इसको थोड़ा सा अमाउंट अलग कर लेते हैं, नहीं तो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको 7 रुपए कर लेते हैं, 6 की जगह कितना करो, इसको 7 रुपए कर लो। नहीं तो दो अमाउंट एक जैसा मिलेगा तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे। कितना हो जाएगा? 80 शेयर पे 7 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? 560, 560 रुपए। ठीक। लेकिन सर हमें ओनरशिप कितने का देना पड़ेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने का देना पड़ेगा? सर 80 शेयर पे पूरे 10 रुपए का देना पड़ेगा। कितने का? 800 रुपए का ओनरशिप देना पड़ेगा। सर हमें 3 रुपया पर शेयर नुकसान हो रहा है। ठीक है, हमें 3 रुपया पर शेयर नुकसान हो रहा है।
तो फॉरफीचर वाले गुल्लक में से कितना निकाल दिया जाएगा सर? फॉरफीचर वाले गुल्लक में से कितना निकाला जाएगा? 80 शेयर पे पूरा कितना, 3 रुपया पर शेयर, 240, 240 पे निकाले जाएंगे। ठीक, लेकिन ध्यान रखना 100 शेयर्स में से 80 रीइशू हो चुके हैं, 20 रीइशू नहीं हुए हैं। तो अब जरा बताओ, क्या हमें कोई भी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा अगर बचा होगा पैसा तो, या अभी हमें 20 शेयर रीइशू नहीं हुआ तो अभी वेट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। आप बताओ, जिनका रीइशू हो चुका है उनको क्यों वेट कराओगे भैया? यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आफ्टर रीइशू इफ एनी बैलेंस रिमेन्स देन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कोई भी शेयर अगर वो रीइशू हो गया है तो उसके बैलेंस अगर कुछ बच गया है उसके अगेंस्ट उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दो? शेयर सॉरी कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। ये थोड़ी नहीं बोला कि जब तक टोटल इशू ना हो। क्या यहाँ पे कहीं भी लिखा है टोटल रीइशू ना हो? नहीं, इसका मतलब एक भी शेयर रीइशू होगा, ठीक है, और उस पर कोई फायदा बच जाएगा, ठीक है, फॉरफीचर का एडजस्टमेंट करने के बाद, तो उसका केवल सबका नहीं, केवल उसका जिसका क्या हुआ है, रीइशू हुआ है, उसके पैसे को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। इसका मतलब हम पूरे 100 शेयर्स के 6 रुपए के हिसाब से 600 रुपए को हम कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करने वाले हैं, बल्कि कितने शेयर्स के, 80 शेयर्स के। तो सर हमें यहीं पे इस गुल्लक को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सर इस गुल्लक को क्या करो, जब भी आपको पार्टली रीइशू आए, यहाँ पे ध्यान रखना हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फुल्ली रीइशू नहीं बल्कि पार्टली रीइशू। तो सर पार्टली का मतलब कुछ इशू हो रहा होगा, कुछ इशू नहीं हो रहा होगा। हम उसको दो भाई में या दो बहनों में कन्वर्ट कर देंगे, एक जितना इशू हो रहा है और एक जितना इशू नहीं हो रहा है। एक क्या हो रहा है, जितना इशू हो रहा है, और एक जितना नॉट री इशू। ठीक है, एक जितना इशू हो रहा है और एक जो इशू नहीं हो रहा है। बात क्लियर है? बोला जाएगा कि पर शेयर कितने रुपए का प्रॉफिट था, 6 रुपए का। तो भैया अपना अपना प्रॉफिट लेके बैठ जाओ। इसके पास टोटल कितना हो जाएगा, 480, और इसके पास कितना हो जाएगा, 120। 600 रुपया था ना, 480 इसके पास, 120 इसके पास, 600 रुपए का प्रॉफिट डिवाइड हो गया। अब बोला जाएगा तुम री इशू हो रहे हो तो री इशू करवा लो, और री इशू करते समय आप में कितना लॉस हो गया, 240 रुपए का। किसका लॉस हुआ, 80 वाले का या 20 वाले का? तो सर भैया इसमें से क्या कर दो, कितने रुपए का नुकसान हुआ, 240 रुपए, 240 रुपए माइनस कर दो, तुम्हारे में से तो एडजस्ट किया जाएगा। तो कितना बैलेंस बच जाएगा, कितना बैलेंस बच जाएगा, 240 रुपए बच जाएगा ना, 240 रुपए। कहाँ पे दिक्कत हुआ बोलो खुशी, कहाँ पे दिक्कत हो गया आकांक्षा, कहीं पे दिक्कत? अरे बोलो अगर दिक्कत है तो। ये 6 रुपीज, अरे यही तो बात बोला गया था ना कि पुराने वाले ने कितना पे किया था, 6 रुपया, तो हर एक शेयर पे कितना आया था, 6 रुपया। मेरे पास कितना शेयर था, 100 शेयर, हर एक शेयर पे मैंने कितना दिया था, 6 रुपया, तभी तो टोटल आपको 600 मिला था। ठीक है, यही पे तो बबली ने आपको हिंट दे दिया था कि देखो सर टोटल से हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 600 रुपया, लेकिन हमें दिमाग में रखना है कि हर शेयर पे कितना पैसा आया है, 6 रुपया। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकती हो, 100 शेयर पे 600, तो एक शेयर पे कितना, 6 रुपया। ठीक है, टोटल अमाउंट को टोटल शेयर से डिवाइड कर दो तो पर शेयर पता चल जाएगा, 6 रुपया आया। अब सर 80 शेयर, हम 100 शेयर में से केवल कितना शेयर इशू करने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और यहाँ पे लिख दूं, टोटल कितने हैं, 100 शेयर्स हैं, ठीक है, और जिसके अगेंस्ट हमें प्रॉफिट कितना मिला है, 600 का प्रॉफिट मिला है। इसमें से हम कितना इशू करने जा रहे हैं, 80 इशू करने जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि देखो भैया तुम दो भाई बनने जा रहे हो, और मेरे पास, ठीक है, इनके पास दौलत कितनी है, 600 रुपए, तो दोनों के बीच डिवाइड भी करना पड़ेगा इक्वली, या जिसका जितना वैल्यू होगा उसके हिसाब से। बोला गया पर शेयर 6 रुपए का है मेरे पास, तो अब 80 और 20 का रेशियो हो रहा है, तो 80 वाले को 6 रुपए के हिसाब से, 20 वाले को 6 रुपए के हिसाब से दे देंगे। तो इसको प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिला, 480, इसको कितना मिला, 20 शेयर पे 6 रुपए के हिसाब से 120। अब बोला गया कि ये री इशू हो रहा है, और री इशू किस पे हो रहा है, एट डिस्काउंट पे, और डिस्काउंट कितना दे दिया गया, 3 रुपए का। तो 6 रुपए में से 3 रुपए तो माइनस हो गया ना, तो 80 रुपए में 80 रुपए के पास कितना रुपए बचा, 6 रुपए आया था, 3 रुपए डिस्काउंट हो गया, तो पर शेयर कितना बचा होगा, 3 रुपए। 80 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितना बच जाएगा, 240 रुपया बच जाएगा। अभी यही तो बचा हुआ पैसा है, इसको कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, इसको कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर, ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व। यही तो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, बैलेंस। ठीक है, तो क्या यहाँ पे हमें एक एंट्री और करनी पड़ेगी, किसका किसका, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का। ठीक, तो एंट्री क्या बन जाएगा सर, फॉर फीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितने का 240। सर इसका क्या किया जाएगा, जिसका रीइशू नहीं हुआ है उसका पैसा बचा है,
क्या उसको भी ट्रांसफर करना पड़ेगा या वो वैसे ही छोड़ दिया जाएगा? वैसे। इसको ट्रांसफर कब किया जाएगा? जब वो रीइशू होगा और कुछ पैसा बच जाएगा। बात क्लियर है? चलो इस 20 शेयर को फिर से इशू कर दिया जाए। इस 20 शेयर को इशू कर दिया जाए कि कितने रुपए पे? 15 रुपए पे। चलो आप बता दो 15 रुपए पे। इस 20 शेयर को सर हम 15 रुपए पे क्या कर दिए? इशू कर दिए। तो सर एंट्री क्या बन जाएगा? आप ही बता दो। 20 शेयर को अगर हम लोग, ठीक है, एंट्री क्या बन जाएगा? सर बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। कितने शेयर पे? सर 20 शेयर पे 15 रुपए के हिसाब से कितना? 300 रुपया। लेकिन जरा बताओ ना, हम इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का दे पाएंगे? सर 20 शेयर पे मैक्सिमम 10 रुपया दे पाएंगे, 200 रुपए का। और 5 रुपया जो एक्स्ट्रा ले रखा है वो किस नाम से चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से चला जाएगा। 20 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से कितना? 100 रुपया। ठीक। सर क्या रीइशू करते समय कोई लॉस हुआ? नहीं लॉस हुआ। तो इसके पास जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा कहाँ पे चला जाएगा? इसमें से कुछ भी माइनस होगा? नहीं। तो सारा का सारा कहाँ पे चला जाएगा? एंट्री क्या बन जाएगा? फॉर फ्यूचर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट 120 और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितने से? 120 से। बात क्लियर है? तो आपके जो मैक्सिमम, हमने अब 100% कंप्लीट लगभग कर लिया है। 99 मान लेते हैं, क्या पता कुछ एक आध छूट गया हो। ठीक है। तो 95 से लेके 99% तक जितने भी हार्ड क्वेश्चंस बन सकते थे हमने सारे कंडीशंस को क्या कर लिया? कवर कर लिया है। फॉर फीचर से रिलेटेड और री इशू से रिलेटेड। री इशू में सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड केस बनता है वो है पार्टली इशू। यहाँ पे मैंने आपको फुल्ली इशू करके दिखा दिया, तो उधर मैंने पार्टली इशू करके दिखा दिया कि पार्टली इशू होगा तो कैसे प्रॉफिट का, फॉर फ्यूचर वाले प्रॉफिट का डिवीजन करेंगे, कैसे री इशू किया जाएगा और किसका कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है। नहीं, चैप्टर अभी समाप्त नहीं हुआ है अभी। हाँ, समय समाप्त हुआ। कल हम इस पे, ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपको एक फुल फ्लेज क्वेश्चंस करा लिया जाए, और इसलिए कृपया